सा कंटिन्यू करते हैं। प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स, बिना कॉपी खोले, बिना पुराने पन्ने पलटे, मुझे बताइए प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन में क्या क्या मेथड हो चुकी थी। पहली मेथड थी बिर्च और लिंडलार वाली, एक से सिस बनता था, एक से ट्रांस। दूसरी मेथड थी जिसमें पूरी क्लास लग गई, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, जिसमें एल्कोहलिक KOH था। और रोल ऑफ एल्कोहलिक KOH क्या था? एलिमिनेशन। एल्कोहलिक KOH डिसाइड करता है कि इससे क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। ठीक है। और उसके बाद हमने एक और चलते चलते आखिरी स्लाइड पे किया था, अगर विसिनल डाइहेलाइड या जेमाइनल डाइहेलाइड को मैं जिंक के साथ हीट कर दूं तो उससे क्या होता है, डी हेलोजिनेशन। क्योंकि ये आज के टेस्ट में है इसीलिए रिवाइज कराना जरूरी था। क्यों आज का टेस्ट मैं अब एल्कीन के दो टुकड़े तो नहीं कर सकती प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन के, तो रिएक्शन जो पिछली क्लास में किए वो आज की क्लास में, आज की क्लास टेस्ट में मिलेंगे कि अगर इसको मैंने अल्कोहलिक KOH दिया तो मेजर कौन सा होगा। आइडेंटिफाई मेजर, आइडेंटिफाई इनमें से तो कोई बन ही नहीं सकता। इस तरह के इक्का दुक्का दो क्वेश्चन शायद आपको मिले अल्कोहलिक KOH पे। डी हेलोजिनेशन पे भी मिल सकते हैं जिंक के साथ। अब हम आते हैं मेथड C, तीसरी मेथड पे। पहली मेथड थी हमारी बिर्च वाली, दूसरी डी हेलो, हाइड्रो हेलो और हेलो को मैंने एक ही कैटेगरी में रखा क्योंकि दोनों एल्काइल हैलाइड से बन रहे हैं। तो अगर आप उसको अलग रखते हो तो यहाँ डी लिखना पड़ेगा। तो मैंने किस हिसाब से न्यूमरोलॉजी रखी है वो मैंने आपको बता दी। मैंने C इसको क्यों कहा है, क्योंकि ये किसी अलग ही फंक्शनल ग्रुप से बन रहा है, दैट इज एल्कोहल। ALC अगर कहीं मैं लिख रही हूं तो उसका मतलब है बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, तो हर एक के बाय डिफॉल्ट हमारे हाथ से शॉर्ट हैंड बन जाता है। ALC मतलब एल्कोहल, एल्कोहल का निकनेम समझ लीजिए, हमने ये रख दिया। अब पहले तो समझें ये मेथड होगी क्या, फिर इसकी डिटेलिंग पे उतरते हैं। तो अगर मैंने कोई मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक मतलब एक ही OH, दो OH आएंगे तो डाइहाइड्रिक, फिर उसमें विसिनल जमाइनल, वो सारा 12th क्लास पकड़ेगी, 11th नहीं। तो अगर एक ही OH फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है मेरे को एक कार्बन पे या पूरे कंपाउंड पे, ऐसे में मेरे लिए सबसे आसान मेथड्स में से उठ के ये मेथड आया, सिर्फ आप थोड़ा सा H+ प्रोटोन दे दीजिए। आप HCl से भी प्रोटोन दे सकते, बट सबसे चीपली अवेलेबल केमिकल जो है हिंदुस्तान में, क्या पूरे वर्ल्ड में, वो है H2SO4। इसीलिए बिकॉज इट इज चीपली अवेलेबल, तो इसीलिए आपको सबसे ज्यादा ये दिखेगा। तो आई कैन गिव यू कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और आई कैन सिंपली राइट प्रोटॉन्स। कहां से लाई, आपका हेडेक नहीं। तो अगर मैंने प्रोटॉन्स या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया तो उससे एक ही काम होता है, खासकर इससे डिहाइड्रेशन। किसी आप पत्ते पर, पौधे पर भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो वो इमीडिएटली विदाउट डिले ऑफ 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, इमीडिएटली डालते डालते आपको दिखेगा धुआं सा उठेगा और वो जो पत्ता हरे रंग का है वो उसी वक्त ब्राउन कलर का हो जाएगा, डेड। सारा वाटर उससे एब्जॉर्ब कर लेगा। सेम हैपन्स विद स्किन ऑल्सो। तो ये स्किन को अगेन ड्राई करके डेड कर देता है। बर्निंग इसी से होती है, यही वो एसिड है जो चीपली अवेलेबल है। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला तो इसका तो काम किया, इसको तो वाटर निकालना है सबस्ट्रेट में से। तो वाटर के लिए जिस कार्बन पर OH लगा है उसको मैं क्या बोलती हूं, अल्फा। ये OH तो निकलना तय है। पिछले वाले केस में जब मैं अल्कोहलिक KOH देती थी, पहला काम होता था बीटा वाला H तो निकलना तय है। क्यों? क्योंकि आपने दिया था बेस, बेस दिया तो बीटा वाला H निकला, क्योंकि उसको दिख रहा था यहां से Cl किक आउट हो सकता है या Br किक आउट हो सकता है, C अप्रोच मैकेनिज्म। लेकिन यहां क्या हुआ, यहां बीटा H की बारी नहीं आई पहले। यहां पहले कौन कुर्बान होता है, पहले H+ के चक्कर में OH- निकलता है। उसमें हम बाहर से क्या दे रहे थे, OH- KOH के थ्रू, और उसकी वजह से कौन कुर्बान हो रहा था, H। तो यहां पर मैंने H+ दिया, ये OH बाहर निकला। जैसे ही ये OH बाहर निकला, बीटा वाले कार्बन को समस्या होनी थी क्योंकि उसके पड़ोसी का ऑक्टेट खराब हो गया। तो ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए साथ वाले की तरफ देखेगा, साथ वाला क्या करेगा, H को बाहर निकाल देगा। इधर से H निकला, इधर से OH निकला, दोनों जगहों से एक एक चीज निकल गई, तो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अनसैचुरेशन आते ही एल्कीन की प्रिपरेशन में मैंने इसको डाल दिया।
स्टेप आपको अगली बुलेट क्या लिखी दिख रही है, जस्ट फॉर द नोटिफिकेशंस कि आपके पास नोट हो जाने चाहिए, इसके ऊपर आज की क्लास चलनी है। ये रिएक्शन की ईज, लास्ट वाले रिएक्शन की ईज किस बात पे डिपेंड करती थी? 2-3 फैक्टर्स कराए थे ईज के, जिसमें सबसे पहला और 90% यूज होने वाला फैक्टर था, जिसमें ज्यादा स्टेबल एल्कीन बन रहा है ना, उसी में ईज ऑफ एलिमिनेशन ज्यादा होगा। और ये आज के टेस्ट में क्वेश्चंस है, आपसे ईज पूछी जाएगी, लास्ट वाली क्लास की भी और आज वाली की भी। तो ईज लास्ट क्लास में मेनली किस बात पे था? मोर स्टेबल एल्कीन। जहां पर दोनों ही एल्कीन सेम है बनने वाले, दोनों ही इक्वली स्टेबल है, तो उसमें हमने देखा था एल्काइल हैलाइड में शायद हेलोजन अलग हो, तो आयोडाइड में टूटने की ईज ज्यादा है, तो उसमें अल्कोहलिक KOH की वजह से एलिमिनेशन की ईज ज्यादा होगी। तीसरा एक बहुत रेयर केस कराया था, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ पड़ोस वाला H, दैट इज बीटा H, किसमें निकलने की अपनी खुद की इच्छा रखता है। यहां पर ईज कुछ और नहीं है, ईज यहां सिर्फ एक चीज, पूरा GOC जिस पे मैंने दम मारा है, इसमें ईज कौन डिसाइड करता है? क्योंकि ये वाया कार्बोकेटायन बनता है, ये मैकेनिज्म अलग है, ये वाया कार्बोकेटायन बनता है, तो आंख बंद करके ईज के लिए एक ही फैक्टर है इसके अंदर, दैट इज किसमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, वो ही ज्यादा ईज दिखाएगा। जिसमें कार्बोकेटायन ही प्राइमरी बन रहा है, वो डिहाइड्रेशन के लिए दबा बैठा रहेगा, आई एम नॉट रेडी फॉर डिहाइड्रेशन, क्योंकि जो बन रहा है वो बहुत ही लेस स्टेबल है। दीज क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू आंसर इन नेक्स्ट स्लाइड, बट जस्ट आपको जाना कहां तक है वो बता रही हूं। क्योंकि टर्शरी एल्कोहल OH तोड़ के, पहला स्टेप इसमें क्या बताया मैंने, एसिड को देखते OH टूटेगा, OH तोड़ के टर्शरी कार्बोकेटायन बनाएगा। लिसन केयरफुली, मेरी आज आधे शुरू का आधा घंटा इसी पे है। क्योंकि टर्शरी एल्कोहल टर्शरी कार्बोकेटायन बनाता है, वो इतना स्टेबल होता है, उसमें ईज इतनी ज्यादा है कि मेरे को सिर्फ 30% कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देना पड़ा, बाकी का काम उसने खुद कर लिया कि मैं टूटने को तैयार हूं। क्यों टूटने को तैयार हूं? क्योंकि आगे टर्शरी कार्बोकेटायन बन रहा है, उसमें हाइपरकॉन्जुगेशन बड़ी शानदार है और बड़ी स्टेबल है। सिमिलरली अगर सेकेंडरी लेंगे तो थोड़ा कम स्टेबल, बॉन्ड टूटने में थोड़ा कष्ट, तो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को और कॉन्सेंट्रेट किया, 30 की जगह 60 किया। प्राइमरी वाला तो मानता ही नहीं है, मैंने होना ही नहीं है डिहाइड्रेट, तो तुमने क्योंकि डिहाइड्रेट नहीं होना, तो लगभग मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो मेरे को मिल सकता है मार्केट में, मैं वो दूंगी, कि होना तो पड़ेगा। तो ये ईज बहुत क्लियरली एविडेंस यहां मिल गया, तो क्यों ना मैं ईज लिखूं। वाकई टर्शरी अल्कोहल तो बहुत मजे से जा रहा था, उसको सिर्फ 30% सल्फ्यूरिक एसिड लगा। तो अब मैं डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म और इन सारे सवालों का जवाब आपके पास लाती हूँ। सेटजेफ हॉफमैन में थोड़ा और रिवाइज आज कराऊंगी, क्योंकि बहुत कुछ नया था लास्ट क्लास में आपके लिए, आज उसी के ऊपर सारा बिल्डअप रहेगा, तो आज इजी लगेगा आपको। दैट इज वाई आई केप्ट टुडेज क्लास क्वाइट हैवी, क्योंकि रेपिटेशन है, तो थोड़ी हैवी रहेगी आपके लिए क्लास। मैकेनिज्म E1, कुल मिला के एलिमिनेशन 2 तरीकों से होता है, एक होता है E2, एक होता है E1। E2 मैंने आपको एल्काइल हैलाइड्स में पढ़ा दिया, यानी एल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH। E1 में आपको डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में पढ़ा रही हूं। ये इतना बर्बाद डिस्ट्रीब्यूशन है टॉपिक्स का, विच आर NCERT हैज डन। E1 डाल दिया इसका, E2 डाल दिया इसका, बजाय इसके एलिमिनेशन चैप्टर होता तो हम E1 E2 सबके बताते, बट धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आएगी। अभी 11th क्लास से जब आप 12th में घुस रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए E2 1 स्टेप होता है, खटाक से दोनों चीजें एक साथ, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, एक साथ एक ही झटके में 2 चीजें निकलती हैं ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। लेकिन अब मैं क्या स्टार्ट कर रही हूं, E1। 1 का मतलब क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूल बहुत है इसके लिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए एक ही मॉलिक्यूल बहुत है, यही कर लेगा। आप देखो हर जगह H+ में एरो पे लिख रही हूं, आप उसको रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं, नथिंग रॉन्ग, बट यहां ये बताया जा रहा है ये रिएक्शन अलग ही रास्ते से चला, इसमें एक ही मॉलिक्यूल बहुत था रिएक्शन को स्टार्ट करने में, OH टूटने को तैयार था क्योंकि काफी पोलर बॉन्ड था। तो इसमें एक ही ने डिसाइड कर लिया मेरे को डिहाइड्रेट होना है, और सामने उसको दिख रहा है कोई है वाटर बना के निकालने वाला। तो इसमें अब क्यों हुआ ऐसा, लिटिल अर्ली टू आंसर, प्रूफ है इसीलिए हुआ ऐसा, मैं ये कह दूंगी, मेरे को प्रूफ मिल गया भाई यही हुआ था। आप मेरे से ये किसी भी साल नहीं पूछ पाओगे इसका मैकेनिज्म ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों नहीं था। तो आई विल आस्क
कि ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों नहीं था, उसका जवाब एक ही जगह मिलता है, प्रूफ। जो मैकेनिज्म आप मेरे को सजेस्ट करते हो उसका मेरे पास प्रूफ नहीं आया, और इनफैक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाके हमें यही जवाब मिला है, भाई ये इससे क्यों नहीं हुआ, प्रूफ तुम ला दो, तुम्हारे नाम से इसका मैकेनिज्म चला देंगे, ऐसा मिला ही नहीं। सो प्लीज डोंट पुट दिस क्वेश्चन इनटू योर माइंड, ऐसा क्यों नहीं हुआ होगा, इसमें भी तो ऐसे कर सकते थे, खटाक से एक साथ, प्रूफ नहीं मिल पाया मुझे। मतलब जो नेचर में हो रहा है मैं उसको पढ़ रही हूँ। सो स्टेप 1 क्या है, अब आप देखो बच्चों, यूनिमोलिकुलर मीन्स E1, E1 मीन्स जस्ट उल्टा 2 स्टेप। लास्ट क्लास में E2 पढ़ा था 1 स्टेप, आज हम E1 पढ़ रहे हैं 2 स्टेप। तो इसके 2 स्टेप पढ़ते और समझते हैं हम। सबसे पहला स्टेप, क्लास 12th में हेडिंग नहीं लिखवाऊंगी, हेडिंग तुमसे जनरेट करवाऊंगी, रिपीट होंगे जब ये बताओ क्या हेडिंग हो सकती है, और फिर तुम सोच के लाओगे क्योंकि आदत पड़ गई। इस हेडिंग को बाद में सोचते हैं क्या लिखा है, क्योंकि खुद जनरेट करने में ज्यादा मजा है। ये अल्कोहल है एवरीवन, प्राइमरी अल्कोहल लिया मैंने, H+ कहां से आया, जो मर्जी आपने सोर्स लिया, चाहे आपने Al2O3 लिया, चाहे आपने P2O5 लिया, चाहे आपने H2SO4 लिया, बट मैंने लिख दिया अभी हम H2SO4 ही ले रहे हैं। उससे H+ आया, H+ के आते ही क्या हुआ, मैंने कहा ये 2 स्टेप है, E1 है। अकेले इस मॉलिक्यूल को देख के H+ का तो काम था, वो तो कहां पहुंच जाएगा, उसको यहां पर 2-2 लोन पेयर दिख गए ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर होने की वजह से ये प्रोटॉन तो उस पे अट्रैक्ट हो गया, कुछ नहीं पता इसको, सिर्फ लोन पेयर मिले, ये वहां गया और क्या बन गया, OH2 पॉजिटिव। इस पॉजिटिव का मतलब क्या है, प्रोटॉन ने तो लोन पेयर ले लिया, ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ऑक्सीजन इज नॉट रेडी फॉर पॉजिटिव चार्ज, एंड वाटर H2O बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप, ये निकल लेगा कि तुम अपना देख लो। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर वापस लेगा, इस बॉन्ड पेयर को कहेगा मेरा लोन पेयर गायब हो गया, तुम दो, मैं निकला बाहर, डिहाइड्रेट, भाप बन के बाहर निकल गया, स्टीम बन के वाटर तो गया। जब वाटर चला गया पहले ही स्टेप में कट के, क्या बना, इंटरमीडिएट। इसको प्रॉपर इंटरमीडिएट का दर्जा दे के आए GOC में। आज तुम्हारा लगभग आधे ज्यादा GOC निकल आएगा आज के रिएक्शन में। तो ये क्या बन के आया, कार्बोकेटाइन। तो पहले स्टेप को नाम दे सकती हूँ जेनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। पहले स्टेप में तो क्या ही हुआ है, एसिड की वजह से अकेले अल्कोहल में एक कार्बोकेटाइन बन गया। तो एसिड की वजह से अल्कोहल ने कार्बोकेटाइन बना के बैठ गया। अब कार्बोकेटाइन कौन सा, कोई स्टेबल है, लेकिन इसके प्रूफ है कि ये बना, तो मैं कह पाई इसमें कार्बोकेटाइन बना था। कार्बोकेटाइन बनना इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप आपका इस कार्बोकेटाइन का क्या होगा, लेट्स सी। तो फर्स्ट स्टेप सबके पास आ गया समझ। फॉर स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट कर सकता है, ये एड़ी चोटी का जोर लगा देगा स्टेबिलिटी के लिए। सिंस इट इज इंटरमीडिएट, इसको पसंद है जल्दी से जल्दी मैं स्टेबल हूं। क्या मेरी क्लास ये जानती है, टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। इफ आई टॉक अबाउट बेसिक्स एंड अबाउट ओवरऑल, तो उसमें आपको FME, वो CPM और वो बेंजाइल, वो सारे आएंगे, उनको मैं आज काफी कोशिश करूंगी बीच बीच में निकालने की, और DPP ने यही काम किया, इस रिएक्शन का सारा कार्बोकेटाइन निकाल दिया है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सुनी हुई है, भूल गए होंगे तो विल टेक केयर, बट सबको पता है अगर कहीं पर प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है उसकी तो जिंदगी खराब है, वो बहुत अनस्टेबल है। सबसे पहले ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन क्या करेगा, अपने आप को थोड़ी कुछ सेकंड टिकने लायक बनाएगा, तब आगे कोई बात होगी। बनते ही अगर पीछे चला गया तो रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन रिएक्शन हो रहा है और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कुछ और ही बन रहा है, तो उसके बारे में, उसके प्रूफ्स के बारे में बात करूंगी। ये कार्बोकेटाइन को चेक एवरीवन, मैं ऐसे लिख दूं चलेगा। बीच वाले कार्बन के दोनों OH मैंने सिर्फ ओपन कर दिए, कंडेंस फॉर्मूला के बजाय मैंने प्रॉपर ओपन कर दिए। ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन C है तो पूरा परिवार ही है, ये अनस्टेबल है। ये आजू बाजू में क्या देखेगा, आई नीड स्टेबिलिटी, और इसको स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, सिर्फ एक बॉन्ड चाहिए, ऑक्टेट पूरा करना है। तो ये पड़ोसी को कहेगा कैन यू हेल्प मी इन कंप्लीटिंग माई ऑक्टेट। तो पड़ोसी देखेगा मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, तुम जरूरत में हो, है तो फैमिली, तुम मरे जा रहे हो, मैं तो साथ मरने वाला हूं। तो इसने अपना एक H विद बॉन्ड
H with bond is not proton. प्रोटोन क्या होता है? H प्लस विदाउट बॉन्ड. H with बॉन्ड को क्या कहते हैं? H पे नेगेटिव चार्ज. H पे नेगेटिव चार्ज, जो भी नेगेटिव चीज है, हेलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, उनके पीछे क्या लगा है? आइड. तो ये क्या बना? हाइड्राइड. सॉरी, H जो है अपने बॉन्ड के साथ शिफ्ट मार जाता है, तो इसको मैं क्या बोलूंगी? हाइड्राइड शिफ्ट. ये H जो बॉन्ड के साथ शिफ्ट मार गया, उस चक्कर में इस कार्बन के तो मजे हो गए, इसका तो ऑक्टेट पूरा, लेकिन ये अपने आप को क्या कर बैठा? अपने ऑक्टेट को खराब कर बैठा. लेकिन इस सब में एक एडवांटेज हुआ, प्राइमरी के बजाय कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया? सेकेंडरी. थोड़ी सांस आ गई भाई, सेकेंडरी थोड़ा तो स्टेबल है, 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म है, मेरा पॉजिटिव चार्ज थोड़ा तो डीलोकलाइज होके कुछ तो पेन कम होगा. तो दिस कार्बोकेटाइन हैप्पी टू डू दिस शिफ्ट, रेदर इट विल डू. ये कोई चॉइस नहीं है उसके पास, इट विल डू दिस शिफ्ट, और इससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मेरे को मिल गया. तो ये पहले स्टेप के अंदर ही अंदर हो रहा है सब कुछ. कार्बोकेटाइन आज के बाद जहां बनेगा वहां शिफ्ट सोचे बिना हमारा काम नहीं चलेगा. तो ठीक है जी, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया. अब क्या, ये भी कोई 5-4 सेकंड से ज्यादा इसने भी जिंदा नहीं रहना. अगर वो 1 सेकंड जिंदा रहने वाला था तो ये 5-4 सेकंड जिंदा रह लेगा बस. ठीक है, व्हाट आफ्टर दैट? आफ्टर दैट आप सोचो, आपने स्टार्ट किससे किया था? H प्लस, राइट? H प्लस से स्टार्ट किया था. तो अब सॉल्यूशन में तो H प्लस की भरमार है, एसिड बहुत है. ठीक है, इस सब के बाद ये पहले तो अपने सॉल्यूशन में बाहर ढूंढेगा कोई नेगेटिव चीज है, नहीं है. मैंने तो H प्लस लाइन से दे दिए, बाहर तो उसको कोई सहारा मिला ही नहीं. तो अब ये क्या करेगा? मुझे बाहर से कोई नेगेटिव चीज मिलती तो मैं यहाँ BrCl को लगा लेता, बट है ही कुछ नहीं. अब ये अपने अंदर आत्मचिंतन करेगा, भाई अब हमें स्टेबल होना पड़ेगा, और अगर हमें स्टेबल होना है तो ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा. ऑक्टेट पूरा करने के लिए इस वाले कार्बोकेटाइन ने फिर पड़ोस में देखा दोनों को, एक H को एज प्रोटॉन बाहर निकालो, मुझे बॉन्ड चाहिए, अब बहुत हो गया. तो अब ये पड़ोस वाले CH3 के एक H ने अपने आप को कैसे निकाला? एज H पॉजिटिव, और ये बॉन्ड इसने इसको दिया, एंड व्हाट आई गेट? एल्कीन. दैट्स व्हाई प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स में इस रिएक्शन को डाल दिया गया कि अल्कोहल को थोड़ा सा भी, 2 बूंद भी एसिड दोगे वो एल्कीन बना देगा. कैसे बना देगा वो समझाना जरूरी है. क्यों, क्या जरूरत थी? सीधे कर लेते हैं. अभी नेक्स्ट स्लाइड्स पे प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, डिटेल खत्म बस, और कोई डिटेल नहीं है. जहां E1 आया वो सबसे आसान है, 2 स्टेप है. कार्बोकेटाइन बनाना है. कार्बोकेटाइन आपको GOC में इतना ग्रिल कर दिया कि उससे आप डरेंगे नहीं, और प्रोडक्ट बना के खत्म. समस्या हमें आ जाती है कई बार E2 में, वहां आपकी हैबिट नहीं पड़ती. E1 आपके लिए बड़ा फ्रेंडली रहता है, कार्बोकेटाइन बनाया और उसके बाद तो फील होम. सो मेरे पास ये 2 स्टेप में था, ऐसे इतनी आसानी से याद तो होगा नहीं. तो अब जितनी देर तक आपको आदत नहीं पड़ेगी इस रिएक्शन की कि आप खटाक से जवाब दे पाओ, मेरी प्रैक्टिस चलेगी इस रिएक्शन पे. मैंने एक अल्कोहल दिया है, चेक, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है? OH जिस कार्बन पे लगा है वो कार्बन प्राइमरी है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल. अगर OH जिस कार्बन पे लगा है वो सेकेंडरी है तो बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल. तो OH जिस कार्बन पे लगा है वो फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा है तो इट इज प्राइमरी अल्कोहल. खैर ये आपसे भी कोई नहीं पूछ रहा, जस्ट मैंने इसलिए पूछ लिया कि मेरी और आपकी स्पीड मैच हो जाए लिखने और बोलने की. पहला स्टेप. अब मैं स्टेप अलग अलग नहीं बना रही, लिख रही हूं, बिकॉज नाउ आई नो जहां कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देखना है वहां मैंने क्या तय कर देना है, ये कौन सा मैकेनिज्म होगा? E1. इसने डिसाइड किया E1. कौन डिसाइड करता है E1? अल्कोहल नहीं, रिएजेंट. पिछली क्लास में E2 किसने डिसाइड किया था? अल्कोहलिक KOH. तो सल्फ्यूरिक एसिड ने आते ही डायरेक्शन दे दी है, बेटा E1 से जाना है, तुम अपनी चॉइस साइड में रखना, E1 से जाना है. तो अल्कोहल हैड टू एग्री. तो E1 से चलते हैं जी. आपने कहा है ये टूटेगा, चेक एवरीवन. मैकेनिज्म को कंसाइज कर रही हूं, वो पूरी बड़ी स्लाइड को एक लाइन में ला रही हूं, आदत ये डाल रही हूं. ये OH और ये H मिलके क्या बना के वॉट बाहर निकल जाएंगे? माइनस H2O. सब कुछ एक में बोल दिया अब मैंने, आदत पड़ेगी धीरे धीरे. क्या बनेगा? प्राइमरी कार्बोकेटायन, वेरी लेस स्टेबल. फिर ये पड़ोसी कार्बन पे झांकेगा, कुछ है तो दे दो.
तो पड़ोसी कार्बन पे H है तो कहेगा ले लो मेरा हाइड्राइड, तो H पूरा का पूरा H गया इस पे, तो यहां क्या लिखूंगी मैं, हाइड्राइड शिफ्ट। अब जब हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो H पूरा नेगेटिव इसके पास गया, तो पीछे क्या छोड़ गया, पॉजिटिव चार्ज। जिस पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ा वो कार्बन क्या है, टर्शरी, वो कार्बन है टर्शरी। तो कौन सा कार्बोकेटायन हुआ, टर्शरी कार्बोकेटायन। जस्ट सी, प्राइमरी से सीधा टर्शरी बन रहा, लपक के होगा, ये ईज डिसाइड। टर्शरी बनते ही तो इसका काम हो गया। अब ये फिर क्या करेगा, ठीक है टर्शरी कार्बोकेटायन बन गया, 15 20 25 सेकंड रुक भी गया, आगे क्या, आगे क्या करेगा, फिर तीनों से कहेगा कोई अपना एक प्रोटॉन निकालो जी। तो तीनों, क्योंकि मैंने अभी सिमिलर से दिए इसलिए ये नहीं पूछ रही मेजर माइनर, सेटजेफ और हॉफमैन पे मैं अभी नहीं आई, अभी मैं मैकेनिज्म समझा रही हूँ, इसलिए मैंने चुन के ऐसा एग्जांपल दिया जहां बच्चे ये सोच भी ना पाए अरे अदर प्रोडक्ट भी था, क्योंकि मेरे को ध्यान वहां लाना नहीं है, मुझे ध्यान लाना है मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म जब हम सिखा और पढ़ा रहे होते हैं, हम ऐसा एग्जाम्पल चुनते हैं जिसमें कोई और डिस्ट्रैक्शन ना हो, इसीलिए सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑर्गेनिक में चॉइस ऑफ रिएक्शंस की। तो इसमें तुम चाहे इसको बीटा मानो, चाहे इसको बीटा मानो, चाहे इसको बीटा मानो, तीनों में से किसी भी एक से तुम हाइड्रोजन क्लेम करोगे, हाइड्रोजन निकला, सपोज इसमें हमने ये वाले एक हाइड्रोजन को कहा कि निकलो बाहर, उसके बाहर निकलते ही क्या हुआ, इसका पूरा, ये पूरा प्रोटॉन की तरह निकला अपना बॉन्ड छोड़ के, वो बॉन्ड इधर आ जाएगा, आई गेट एल्कीन। स्टेप 1 का नाम मैंने दिया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेप 2 का अभी तक नाम नहीं दिया था। क्या आपकी गट फीलिंग से कोई नाम जनरेट हो सकता है? दूसरा स्टेप लॉजिकली आप बच्चों को, और ये 12th की एनसीईआरटी में मिल भी जाएगा, तो मैंने नहीं क्रिएट किया, ये डीप्रोटोनेशन है। सो दोनों के नाम आ गए। अब थोड़ा बहुत मैकेनिज्म रेपिटेशन से समझ आना शुरू हुआ। पहले स्टेप में क्या करना है, कार्बोकेटायन बनाना है। कार्बोकेटायन बनते ही पहले देखना है कोई शिफ्ट है क्या। अच्छा, शिफ्ट की खुजली किसको होगी, प्राइमरी कार्बोकेटायन को या सेकेंडरी को। जो पहले से ही टर्शरी है उसको जबरदस्ती शिफ्ट मत कर देना, टर्शरी से आगे तो क्या ही लाओगे तुम, फिर भी अभी इट्स टू अर्ली, शिफ्ट करके देखना क्या बन रहा है। अरे हम तो सेकेंडरी बना गए, छोड़ो, इसका मतलब इसमें शिफ्ट नहीं होगा। फिर शिफ्ट करके, अरे अब तो मैं प्राइमरी बना गई, इसमें शिफ्ट नहीं करना। कम से कम 10 12 15 गलतियों के बाद शिफ्ट आएगी आपको। तो यहां पर आ गया बेसिक चीज। अगर कहीं किसी जगह पर 2 शिफ्ट्स पॉसिबल है, क्या मतलब है 2 शिफ्ट्स का, पहले तो मुझे ये समझना है। अभी तक तो मैंने आपका ध्यान खींचा ही नहीं उस साइड, अभी तक तो बेसिक बात चल रही थी। ग्रीन कलर से लिखने का मतलब ये कि तुम्हारा ध्यान खींचना है मेरे को। इन अबाउ केस बोथ शिफ्ट्स आर पॉसिबल। कौन सी बोथ शिफ्ट्स भाई, चेक। जहां पर मेरे पास ये प्राइमरी कार्बोकेटायन था वहां पर हाइड्राइड शिफ्ट था। क्यों भाई, पूरा मिथाइल भी तो शिफ्ट हो सकता था, आखिर दिलो जान तो लगाना पड़ेगा इसको स्टेबिलिटी के लिए। देयर आर 2 पॉसिबिलिटी। चाहो तो हाइड्राइड भी शिफ्ट मार सकता था, हाइड्राइड शिफ्ट मार के क्या बना, टर्शरी। चाहती मैं तो मिथाइल भी तो शिफ्ट मार सकता था, बिना नीचे देखे, क्योंकि मैंने दिखाई नहीं रखा। अगर मिथाइल शिफ्ट मार जाता तो क्या बनता, सेकेंडरी। सोच के देखो, अगर मैं मिथाइल शिफ्ट कर जाती तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आता, सेकेंडरी, और हाइड्राइड शिफ्ट से क्या बन रहा है, और ये हमेशा होगा। जब ये हमेशा होगा तो मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूं, अब एग्जांपल से दिखाऊंगी। हाइड्राइड शिफ्ट इज ऑलवेज प्रेफर्ड एज कंपेयर टू मिथाइल शिफ्ट। तो अगर कोई मेरे जैसा बैठा है यहां पे, तो उसके लिए मेरे को तो करके देखना है पॉसिबिलिटी को। तो मैं एक कार्बोकेटायन ऐसा लाई, वही ऊपर वाला, जिसमें दोनों पॉसिबिलिटी थी। पहली पॉसिबिलिटी में मैंने क्या किया, जो मेरे को खटक रहा था, मिथाइल शिफ्ट। मैंने जब किया मिथाइल शिफ्ट करने के बाद मेरे को पता चला यस, इसमें तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा है। अगर इसी में मैं हाइड्राइड शिफ्ट करती, जो कि मैंने नीचे सेम केस लिया, अब क्या किया मैंने, हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट करने में टर्शरी बन रहा है, तब मेरे को बात जमी कि यस, मिथाइल शिफ्ट के मुकाबले हाइड्राइड शिफ्ट हमेशा आगे रहता है। अभी अगर पिछले केस में देखो ना, तो शायद मैंने एल्कीन बनवाया भी नहीं है, मैं अभी कार्बोकेटायन तक ही रुक गई, नहीं बनवाया है, सॉरी। ये रहा, इसमें डीप्रोटोनेशन, इससे निकला और ये एल्कीन बन गया। ठीक है, अभी धीरे धीरे, आई एम नॉट गोइंग टू रश, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चेक।
दिया अल्कोहल आपको, अल्कोहल को मैं क्या दे रही हूं फिर से, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। H2SO4 को पहचानते ही मैंने मैकेनिज्म कौन सा फिक्स कर दिया, E1, बनाओ कार्बोकेटाइन। सल्फ्यूरिक एसिड देखते ही तुम्हें क्या फील आनी चाहिए, ये तो कार्बोकेटाइन बनाना पड़ेगा, बस बनाया कार्बोकेटाइन। चेक करिए माय क्लास, शिफ्ट कौन सी होगी, येलो वाला H की व्हाइट वाला CH3? अगर दोनों पॉसिबल है पड़ोसी के पास, अच्छा यार ये तो सोचो इधर वाला H क्यों नहीं, वो भी तो पड़ोसी है। अगर तुम इधर वाले H को लाओगे तो सेकेंडरी से सेकेंडरी यही खेल करेगा क्या, अगला रिएक्शन चल रहा है, मजाक चल रहा है, सेकेंडरी से सेकेंडरी करके क्या मिल गया उसको, तो वो तो शिफ्ट तब कर रहा है ना, इतना कष्ट भाई जब कोई स्टेबिलिटी हो। तो ये वाला H हाइड्राइड शिफ्ट माने अपने बॉन्ड के साथ गया इसके पास कि टिक जाओ, तो ये पॉजिटिव चार्ज टिक गया, वही अब सेटिस्फाइड। आ गया H यहां येलो वाला उठ के, जब येलो वाला H उधर उठ के आ गया तो किस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, टर्शरी वाले पे। तो टर्शरी बनते ही मिशन एकम्प्लिश्ड, स्टेबिलिटी अटेन्ड। अब अगला स्टेप, ये क्या है बच्चों, स्टेप 1 तो खत्म हुआ, स्टेप 2 क्या था, डी प्रोटोनेशन। तो डी प्रोटोनेशन का क्या मतलब है भाई, जब टर्शरी कार्बोकेटाइन मिल गया, बन गया, स्टेबिलिटी हो गई, शांति पड़ गई, अब बीटा एलिमिनेशन करो। 2 बीटा है बच्चों, दोनों से निकालना है एक एक। अब प्रोडक्ट की साइड, अभी तक मैं सेटजेफ हॉफमैन रोके हुई थी क्योंकि मेरे को मैकेनिज्म पे जाना था, मैं ऐसे एग्जांपल ले रही थी कि तुम चाह के भी हॉफमैन ना ला पाओ, सब कुछ सेम सा बन रहा हो। अब अगर तो इस बीटा पे गया, इस पे, तो बॉन्ड कौन सा, या इस पे और इस पे किसी पे भी बना दूं मैं यार, दोनों सेम है, आपको पता लग रहा होगा। तो एक तो ये बन गया, दूसरी कहो या तीसरी कहो, क्योंकि पहली दूसरी तो सेम ही है। एक बीटा ये भी है लोकेशन, ऐसे एग्जांपल लास्ट क्लास में खूब किए थे हमने। एक बीटा ये भी है तो यहां भी तो हो सकता है। ये कौन सा है, नाम दूं इसको तो हॉफमैन, ये कौन सा है नाम दूं तो सेटजेफ। यहां पर मेजर ये बना। मेरी क्लास इस लायक है कि अब सेटजेफ हॉफमैन मैंने लास्ट क्लास में पूरी क्लास डेडिकेट की है, मुझे पता था आगे हर क्लास में आना है। कौन सी वाली, हाइड्राइड शिफ्ट समझा दूं। पड़ोसी के पास ये गया कार्बोकेटाइन, भाई मेरे को ऑक्टेट पूरा नहीं है। आज की क्लास में अगर माधव कहीं भी लगे, अगर कुछ चीज क्लियर नहीं हो रही, स्टॉप राइटिंग, जो मैं समझा रही हूं उस पर ज्यादा फोकस कर लो। आज की क्लास हैवी है, मैं सबको बता दूं आज की क्लास ठीक ठाक हैवी है, तो एक्सप्लेनेशन मिस मत करना, मेरे को रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर योर कॉन्फिडेंस। यहां से हाइड्राइड पूरा निकल के इसके पास गया, अपना पूरा बॉन्ड लेके। चेक, ये पूरा कहता है मैं अपने बॉन्ड के साथ आ रहा हूं, तुम्हारा ऑक्टेट पूरा नहीं था, ऑर्बिटल खाली था, पूरा बॉन्ड लो, ऑर्बिटल भर गया। येलो वाली लाइन मैंने इस पे लगा दी, जिससे ये पूरा बॉन्ड छीन के जा रहा था वो कार्बन चुप तो नहीं बैठेगा। उस कार्बन का तुमने ऑक्टेट अधूरा कर दिया तो उसको फिर पॉजिटिव चार्ज शो करना पड़ा, आई एम इनकम्प्लीट नाउ। द मोमेंट दिस कार्बोकेटाइन शोज दैट आई एम इनकम्प्लीट, मुझे पता लग गया ये तो टर्शरी बन गया। क्यों पड़ोसी तैयार हुआ अपना हाइड्राइड देने को, है तो पूरी फैमिली, सेकेंडरी के बजाय टर्शरी आ रही है तो हम थोड़ी देर तक जिंदा रह पाएंगे, हम रिएक्शन फेस कर पाएंगे। तो जैसे ही टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया आफ्टर शिफ्ट, फिर इसमें हुआ भाई अब हो गया शिफ्ट मैक्सिमम, अब क्या, मेरे पे चार्ज है, तो अब हमने कहा पड़ोसियों को बोलो अपना एक प्रोटॉन लूज करें। अब हमारे पास बचा कुछ नहीं, हमने जो कर सकते थे कर लिया। 3 पड़ोसी थे, तीनों में से मैंने एक एक हाइड्रोजन लूज कराया। तो सोच के देखो यहां से कौन गया बेटा, प्रोटॉन, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। मैंने बाई चांस इधर बना दिया है, आप इधर भी बनाते तो बात एक ही थी, चाहे मैं बॉन्ड इधर बनाऊं चाहे इधर बनाऊं सेम ही बनना था, IUPAC नेम तक सेम आना था। फिर ये बीटा कहता है मैं भी तो हूं, तो इस बीटा पे जो हाइड्रोजन था वो एज प्रोटॉन गया, अपना बॉन्ड इसको दिया, लो जी डबल बॉन्ड बना लो। तीसरे वाला अगर मैं कहूं खुद करो, पूरा गलती करो, मोस्ट वेलकम, मैं करेक्ट करूं। चेक दिस, पहले तो बिना शिफ्ट के बनाती हूं मैं एक, राइट। चलो पहले शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि आज शिफ्ट कराया है। सबसे पहले तो मैं क्या कराऊं बच्चों, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगी, हाइड्राइड शिफ्ट बिल्कुल होगी। ये वाला H इस पे जाएगा और इसका क्या बनेगा, CH3 CH2 CH CH2 पॉजिटिव।
इसके दो बने, एक तो बना ब्यूट 1इन, एक बना ब्यूट 2इन। परफेक्ट। तो 1इन पे तो लड़ाई खत्म, लेकिन 2इन पे जिसने सिस ट्रांस सोचा उसने मेरी पिछली क्लास का उधार चुकाया है सही मायने में। ब्यूट 2इन में सिस ट्रांस बनेंगे, बना के देखो कॉपी में। बस यही रिटेंशन चाहिए बाल को, आधी गंगा तो इसी में तर जाओगे तुम लोग, याद रहा तो 3। मैं चौथा भी दे रही हूं, ट्रेसेस। भाई बिना शिफ्ट के 2-4% में तो डीप्रोटोनेशन होगा, बट ये तुम सोच नहीं सकते थे, ये मुझे पता है। पॉसिबिलिटी तो है माइनर की, स्टेबल ना होते हुए भी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी तो है ना माइनर की। ब्यूट 1इन जैसे ही मैंने बनाया, अरे ब्यूट 1इन तो यहां भी बन रहा था, तो फिर बैक टू 0, वहीं आ गई मैं। कितने प्रोडक्ट? 3। बिना बनाए तुम 4 पे एग्री कर जाते, मैं 4 पे एग्री कर जाती, और जैसे ही बनाने लगती कि भाई ये जो बिना शिफ्ट के जो कार्बोकेटायन है 2, 4, 5 मॉलिक्यूल तो उसके डीप्रोटोनेट हो जाएंगे और डीप्रोटोनेट के एल्कीन बनाएंगे, बात तो सही है। फिर जब मैं बनाने लगी तो 1इन तो यहां भी बन रहा था, 1इन यहां पे भी बन रहा था, तो इन दोनों से बनेगा सेम। तो मैं कॉमन लिख देती हूं दोनों से जो बनने वाला है मिलके, ब्यूट 1इन और दूसरा 2इन, उसके सिस ट्रांस 1, 2, 3, कुल मिला के बने 3 प्रोडक्ट्स। डन। चलो जी चौथा करो, आई एम वेटिंग। इसका तो मैंने कार्बोकेटायन भी नहीं बनाया कि क्लास बनाएगी, फिर वो ट्रेन निकल गई, फिर तुम नॉट पॉसिबल नहीं कह सकते। वंस कार्बोकेटायन इज बीइंग फॉर्म्ड, तो क्यों नॉट पॉसिबल? प्राइमरी कार्बोकेटायन बना तो है। अच्छा, अब ये पड़ोसी को कहेगा तो मिथाइल शिफ्ट तो हो सकता है। मैंने ये कहा था हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट में प्रेफरेंस किसकी है? हाइड्राइड की। अगर हाइड्राइड नहीं है तो कौन जाएगा? मिथाइल। तो थोड़ा नया था आपके लिए, यस करिए। देखना मिथाइल शिफ्ट के बाद यही हुआ। कौन सा कार्बोकेटायन बना? टर्शरी। अगर प्राइमरी के बाद प्राइमरी ही बना होता तो मैं कहती यार शिफ्ट भी बेवकूफी थी, छोड़ो, लॉजिक ही नहीं है। शिफ्ट आपकी मर्जी से नहीं होता, पॉसिबल है कर देते हैं। अगर आगे कोई स्टेबल चीज बन रही है तभी शिफ्ट होगी, नहीं तो वो शिफ्ट नहीं होगी चाहे तुम्हें पसंद आ रही हो। ठीक है, तो शिफ्ट होने की शर्त क्या है? क्या कुछ फायदा हो रहा है? नहीं, तो कोई जरूरत नहीं है शिफ्ट करने की, तुम्हारी कॉपी में गलत होगा। बन गया कार्बोकेटायन स्टेबल। अब करो डीप्रोटोनेशन स्टेप 2। 2 ही बीटा है भाई, तो 2 ही बनेंगे इससे। जब इसके 2 ही बीटा हैं, 2 ही बनेंगे, तो मैं 2 बना रही हूं। एक CH3, CH2, CH3, CH3। दूसरा ये जो ये 2 क्या डिफरेंट है कि सेम बना बैठे हम? तो ये 2 हुए। कौन सा हॉफमैन, कौन सा सेटजेफ? और मैं इवन मैकेनिज्म से सोच के जवाब मांग रही हूं। इवन मैकेनिज्म कौन देता है? H2SO4। अगले साल बताऊंगी E2 कौन देता है, तब होगा खेल असली। तब ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। कौन डिसाइडर है? तुमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन लिया है? Al2O3 लिया है कि H2SO4? H2SO4 लिया तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। H2SO4 माने E1। पहले कार्बोकेटायन बनाऊंगा फिर देखूंगा। कार्बोकेटायन बनाया, उस पर शिफ्ट करी, फिर प्रोडक्ट सोचा। लेकिन अगर वहीं मैंने दे दिया Al2O3, Al2O3 क्या है? E1 की E2? इट इज E2। E2 है तो खटाक से एक स्टेप में होना है, खटाक से एक स्टेप में होना है, तो ये तो है, इसके पास तो बीटा है ही नहीं। मैं क्या बोलूंगी? नॉट पॉसिबल। ये है क्लास 12th की झलक। किसी को ज्यादा दिक्कत हो रही हो वो इस क्लास 12th के पार्ट को अब कर सकता है जो पिछली 4-5 लाइनें मैंने बोली। यू पीपल आर केपेबल। मैं E2 की प्रैक्टिस एल्कोहल वाली अगले साल कराऊंगी, लेकिन अब जो मैंने आपको ये नॉलेज दे दी, 1 स्टेप वाली आपको हॉफमैन सेटजेफ लास्ट क्लास में सिखा दिया, 2 स्टेप में भी आज सिखा दिया। आप दोनों में E1 E2 करने लायक हो, बट मैं प्रैक्टिस में चुन के, चाहे वो मेरा टेस्ट हो चाहे कुछ भी हो,
एल्कोहल वाले केस में E1 लूंगी, एल्काइल हैलाइड वाले केस में E2 लूंगी। स्टिल किसी ने नहीं रखी शांति, ये दिख लिया, किसी ने नहीं रखी शांति, अभी भी परेशानी में है उसके लिए या आप सभी के लिए कि आपको पता आपको 12th में क्या करना है। पहले मेरे को इसका प्रोडक्ट दीजिए, मेरे को दो मेजर, मेरे हिसाब से ये बनना चाहिए मेजर। हो गया मेजर सबके पास? तो कोई बी में सलाह दे मेरे को, अगर खटाक से एक ही स्टेप में निकलना है ना। है इसके पास एच? अच्छा, मैं तो मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। गुड, वेरी गुड। साइड तो बीटा एच था नहीं, तो कोई चांस ही नहीं था। OH के बीटा इधर था, यही चांस था। दूसरा था कोई प्रोडक्ट? ओनली वन प्रोडक्ट वाज पॉसिबल। तो ये क्लास 12th में पकड़ेंगे। इसको क्लास 12th में पकड़ने के बहाने मेरे को मौका मिलेगा इसको दोबारा उठाने का। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको एल्केन की आखिरी मेथड पता है? कोल्ब्स वाली। खोलो कॉपी, देखो पूरी वो कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस या कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए दोबारा, उसको कॉपी करना है बस। तो ये एक एनायन बना, ये एक कैटायन बना। कैथोड पे होता है रिडक्शन और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरे को ऑर्गेनिक पार्ट में इंटरेस्ट है, इनऑर्गेनिक पार्ट में अभी इंटरेस्ट नहीं है, अगले साल आएगा। तो इस पार्ट पे नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये अपने चार्ज से मुक्ति के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो किसकी तरफ भागेगा? एनोड की तरफ। एनोड की तरफ गया, इसने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। उसका क्या हुआ मैं नहीं देख रही बिल्कुल अभी। कहाँ गया, क्या करने गया, आई डोंट नो। बस 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, 1 ईच, और एक एक इसका ऑक्सीजन के पास लौटा के छोड़ दिया। फ्री रेडिकल, वंस फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड इट इज हाईली अनस्टेबल, इंटरमीडिएट बन गया। और मैंने क्लास टेस्ट में क्वेश्चन भी डाला था, इनमें से किस किस में चेन रिएक्शन होता है फ्री रेडिकल वाला। तो कोलबेज भी था उसके अंदर, वुड्स भी था, और उसके अंदर हेलोजिनेशन भी था। ना ये चेन है ना वुड्स चेन है, सिर्फ हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन चेन था कि जितने एच जब तक हैं सारे सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे, रिएक्शन बंद नहीं होता। तो उसमें हमने ये रेडिकल बनाया फिर से। तो कौन सा इंटरमीडिएट आया इसके अंदर? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बनते ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को लगता है तुम्हारी मुसीबत का हिस्सा मैं क्यों बनूं, मैं बाहर निकल के ज्यादा स्टेबल। तो यहां से निकल गए 2 CO2 कि तुम्हारा रेडिकल तुम संभालो। ये रहा रेडिकल CH2 दोनों पे रेडिकल। दोनों को क्या लगा? दोनों ही अनस्टेबल है। दोनों रेडिकल ने आपस में बना लिया बॉन्ड एल्कीन। एल्केन और एल्कीन के इस पूरे में फर्क क्या है? बिगिनिंग में थोड़ी सी, ये मत सोचो 1 का 2, 2 का फिर हम 3 ही कर रहे होंगे पक्का। नहीं भाई, साइंस है। यहां शुरू से डबल बॉन्ड लगा दो। अब यहां डबल बॉन्ड लगाओगे, ये चलेगा और एंड में तीसरा आ जाएगा। सो क्लियर सबको? कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कह रही मैं इसको, इलेक्ट्रोलिसिस कह रही हूं। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट से भी आप एल्कीन बना सकते हैं। यहां खत्म होती है मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स। अब शुरू करते हैं हम प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज आपका पूरा होमवर्क है। देखूं आपको पता भी है कि नहीं। ब्यूट 2इन ट्रांस वाला, ट्रांस ब्यूट 2इन और सिस ब्यूट 2इन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? सिस और ट्रांस। बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? वैन डर वाल्स फोर्सेस। पहले तो सोचो सिस और ट्रांस ब्यूट इन में वैन डर वाल्स फोर्सेस लंदन नहीं लगेंगे, डायपोल लगेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड आते ही एक कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। थोड़ा सा डायपोल मोमेंट सीन में आ गया तो डायपोल इंटरेक्शन। ट्रांस का हो गया ये सारा नोट। अगली स्लाइड पे एक बार। ट्रांस का डायपोल मोमेंट ज्यादा कि कम? 0। अगर मैं ब्यूट 2इन की बात करूं तो लगभग 0 डायपोल मोमेंट जिसका है उसमें कौन से फोर्स लगते हैं? लंदन फोर्सेस। और जिसमें जरा सा भी डायपोल मोमेंट है उसमें कौन से फोर्सेस लगते हैं? डायपोल इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर, इसीलिए उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगेन मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा? सिस के ट्रांस। पैकिंग कम्स इनटू द सीन। ट्रांस इज मोर सिमेट्रिकल। इससे ज्यादा कुछ था नहीं मेरे पास। मैं इसको लिखवा नहीं रही, स्लाइड पे लिख नहीं रही, सिर्फ एक इशारा कर रही हूं। अगर मेरे जैसा कोई बैठा है उसको नहीं आया होगा इससे।
उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्कीन की मैं आप पे होमवर्क डाल रही हूँ, इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टी डाल रही हूँ आपके होमवर्क में। यहां तक जो भी किया, क्या अब हम थोड़ी देर के लिए साइड पे रख सकते हैं? बिल्कुल उसको यहां नहीं लाना। अब तक हम क्या कर रहे थे? एल्कीन की प्रेपरेशन, यानी जहां हम डबल बॉन्ड लाने की कोशिश कर रहे थे। अब हम कहां शिफ्ट हो रहे हैं चैप्टर में? प्रॉपर्टीज, यानी एल्कीन डबल बॉन्ड पे किसी को अटैक कराया तो क्या होगा, एकदम स्विच हो रहा है। इसी के लिए अब हमें एक्सपीरियंस लेना है, व्हाट इट मींस व्हेन वी स्विच जस्ट ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट में पहुंचते हैं। रोशनी से अंधेरे में जाते हो तो आंखों को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, सेम इज दिस। तो पहले 5-7 मिनट एडजस्ट होने में लगेंगे कि मैं कहां जा रही हूं, क्या कर रही हूं। तो मैं आपके साथ ले रही हूं केमिकल प्रॉपर्टी, तो लेट्स एडजस्ट फर्स्ट। पहले एडजस्ट होते हैं, पिछला भूलते हैं। पिछला कैसे भूलूं मैं? उसके लिए आपको पता है एल्कीन पे डबल बॉन्ड होता है। लास्ट क्लास में एक टेस्ट में क्वेश्चन था, नोडल प्लेन के परपेंडिकुलर दोनों साइड पाई क्लाउड होता है। बड़ा सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये पास्ट ईयर से उठाया था मैंने, कि अगर नोडल प्लेन मतलब क्या है, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर इधर और इधर पाई क्लाउड है, इजी टू ब्रेक है, ये रहा वो पाई क्लाउड। इस पाई क्लाउड को देख के सबसे पहले जीओसी में मैंने एक बात बताई, अभी थोड़ी देर जीओसी रिवाइज करना है मेरे को, ताकि मैं एक ब्रेक दे सकूं प्रीवियस और लेटर ऑन क्लास में। दो बॉन्ड्स यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स के अड्डे को मैं अब क्या बोलूंगी? ये तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तुमने इसको तोड़ना है, अटैक करना है, तो तुम्हें एक ही चीज भेजनी दिख रही होगी, एक ही पॉसिबल है, तुम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल से इसको अटैक कर सकते हो। तुम्हारे पास इलेक्ट्रोफाइल नहीं, तुम इसको हाथ भी नहीं लगा सकते। नेचर 2 सिमिलर चार्जेस को अट्रैक्ट नहीं होने देगा। तो इसके लिए तुमको न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के लिए रिएक्ट कराने के लिए कौन लाना है? इलेक्ट्रोफाइल लाना है। तो यानी कि एल्कीन पे सिर्फ और सिर्फ एडिशन रिएक्शन हो सकता है। यानी आपको पिछले 4 लेक्चर्स में तीनों कैटेगरी का एक्सपोजर दे दिया, विच आई डिसलाइक। पहली क्लास एल्केन में सब्स्टिट्यूशन दे दिया, फ्री रेडिकल का एक एक H निकालते गए, एक एक Cl डालते गए। उसके बाद एलिमिनेशन का दे दिया, और अब कौन सा दे रहे हैं? एडिशन। यही 3 चैप्टर है। तो एलिमिनेशन के बाद एकदम से अब मैं किस पे ला रही हूं आपको? पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड पे कुछ भी डालोगे वो जुड़ेगा। जुड़ने को क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन। टू कंक्लूड अब तक का चैप्टर, एल्केन और एल्कीन। एल्केन पूरा पढ़ लिया, एल्कीन चल रहा है, आखिरी स्ट्रेच शुरू हो गया एल्कीन का। एल्केन में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। कौन से वाला? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, Cl2 और H की प्रेजेंस में, जिसमें इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन था। और एल्कीन की प्रॉपर्टी शुरू होते ही उसमें सिर्फ क्या होता है? एडिशन रिएक्शन। पाई बॉन्ड है, टूटेगा। तो अब अगर मैं आज आपसे दोबारा पूछ लूं, बच्चों एल्केन में एडिशन क्यों नहीं होता, और इन्फॉर्म्ड आंसर होगा, इसमें अनसैचुरेशन नहीं है। एडिशन के लिए अनसैचुरेशन की जरूरत होती है। एल्केन जिंदगी में एडिशन नहीं दे सकता। एल्कीन के लिए अभी मैं आई रिस्ट्रिक्ट माई वर्ड्स, पढ़ा लूं उसके बाद। तो अब मैं एल्कीन में शिफ्ट हूं प्रॉपर्टीज में, उससे पहले एक और चीज रिवाइज करते हैं। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। एल्कीन हाईली रिएक्टिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबाव बिलो दोनों साइड अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉन फाइल के हाथ खुल गए, कहीं से भी आ रहा है, अटैक पॉसिबल है। ऐसा भी नहीं कि इधर ही मुंह करके आए, वो 12th में आएंगे रिएक्शन, इसका मुंह इधर नहीं था इसलिए रिएक्ट नहीं हुआ, वापस चला गया। तो ओरिएंटेशन फैक्टर्स, तो ओरिएंटेशन फैक्टर इसमें रोल ही नहीं प्ले करता। इलेक्ट्रोफाइल बस टकरा जाए, इससे ऊपर से नीचे से कहीं से टकरा जाए, रिएक्शन होगा बोथ साइड। इसीलिए एल्कीन्स काफी ज्यादा रिएक्टिव माने जाते हैं एल्केन्स के मुकाबले। तो सबसे पहले एल्कीन को लेकर जो मेरा जीओसी पार्ट था उसको रिवाइज करती हूँ। नॉट नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस बहुत हो गया। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हम पढ़ते थे किसके थ्रू? हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। मोर अल्फा H मोर स्टेबल। क्लियर है, सबको याद है? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। आज के मेरे टेस्ट में होगा जीओसी का वो क्वेश्चंस जो मैंने एल्कीन से कराए हैं, उसी की रिवाइज करा रही हूँ चीजें। दूसरी चीज, एक हमने एल्कीन को लेकर ऐसा कुछ पढ़ा था, हीट ऑफ हाइड्रोजन। रिवाइज करा देती हूँ क्या था वो। एल्कीन जो लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है क्यों भाई? उसका पाई बॉन्ड डीलोकलाइज ही नहीं हुआ पड़ा, एक कोने में पड़ा है टर्मिनल, गुम ही नहीं हो रहा, हाइड एंड सीक ही नहीं खेल रहा, आने वाले H2 से फटाक से टूट जाएगा।
और इतने वीक बॉन्ड को तोड़ने में देर लगी नहीं, एनर्जी लगी नहीं, दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज हुई, हाई एनर्जी रिलीज हुई। उस रिलीज एनर्जी को कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, जो हमेशा नेगेटिव है क्योंकि एक पाई बॉन्ड के बदले दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। कम लग रही है एनर्जी, ज्यादा रिलीज हो रही है। जितना ज्यादा स्टेबल एल्कीन लाओगे उसके पाई बॉन्ड को तोड़ने में उतनी मेहनत लगेगी, उतनी एनर्जी कंज्यूम होगी, उतनी रिलीज नहीं हो पाएगी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन रिवर्स थी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। कम स्टेबल एल्कीन ज्यादा एचओएच, ज्यादा स्टेबल एल्कीन कम एचओएच। अंदर ही खर्चा हो गया स्टेबल एल्कीन के पाई बॉन्ड को ढूंढने में, मेरा पैसा बहुत लग गया, क्या ही निकालती मैं उसमें से। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, क्योंकि अभी आपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन पढ़ी नहीं है, तो अभी मैं लिख रही हूं रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन इज नथिंग बट एचओएच। एचओएच में एल्कीन का डबल बॉन्ड रिएक्ट ही तो कर रहा है, उसकी जगह दो सिग्मा बॉन्ड ही तो बन रहे हैं। तो ये जीओसी के हिस्से से मैं उठा के लाई आपके रिवीजन के लिए। तो कहना इसे जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन उतना स्टेबल, उतना ही वो कम रिएक्टिव। समझ पाएंगे इसको हम? ठीक है। समरी क्या पढ़ना है टोटल एल्कीन में आपने? एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज ये है। इसके बाद चैप्टर अपने हाथ में है, जब कहो कि खत्म कर देंगे। एडिशन रिएक्शन पढ़ने हैं, राइट? जो भी मैं आज शुरू करा रही हूँ, कंप्लीट नहीं होंगे आज, ऑफ कोर्स पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी कैटेगरी इसकी पढ़नी है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, उसके बाद खत्म है। लेकिन तीसरा मैंने कुछ लिखा है, एक इकलौता, जैसे आपको आइसोमराइजेशन रिएक्शन कराया ना मैंने, जो पूरा ही आपको एक तरह से याद करा दिया था कि इसके प्रेजेंस में आइसोमर्स बनते हैं, और पायरोलिसिस आपको होमवर्क में दिया था, ये उसी लेवल का है, पिद्दी सा रिएक्शन। इसलिए इसके आगे भी मैं कुछ लिख नहीं रही, ये तो 1 मिनट में आपके को देना है मेरे को। जरा नाम पढ़िए क्या है। समरी ऑफ एल्कीन्स, जब भी आपको पढ़ना है इन्हीं हेडिंग्स में एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, नोट करने की जरूरत नहीं, बस नाम पढ़िए। हाइड्रोजनेशन वी हैव ऑलरेडी डन। एल्केन की प्रेपरेशन में ये H2 विद PT, रेने निकल, सेबेटियर सैंडरसन, ये सारा पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। हेलोजिनेशन क्या होगा? हेलोजन का एडिशन। हाइड्रो हेलोजिनेशन क्या होगा? हाइड्रोजन और हेलोजन का एडिशन। हाइड्रेशन क्या होगा? वाटर का एडिशन। एडिशन ऑफ HOX बताऊंगी। इन सब में एक ही लॉजिक लगना है। चलिए, पहला कर चुके हैं, देखना दोबारा नहीं बता रही, एक अक्षर भी बहुत टाइम इन्वेस्ट कर चुकी हैं। फर्स्ट कर चुके हैं, तो मैंने प्लेटिनम विद H2 लिख दिया और एल्कीन का क्या बना दिया? एल्केन। ये वही है वनस्पति घी, वेजिटेबल ऑयल, सदियों से चला आ रहा रिएक्शन। तो एडिशन का मतलब बताने के लिए, एक पाई बॉन्ड निकला और दो सिग्मा बॉन्ड जुड़े, इसको HOH भी कह सकते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। यानी ये रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, इट विल जनरेट सम अमाउंट ऑफ हीट। अब आ जाता है हेलोजिनेशन। थोड़ा बहुत ये भी कहीं 10th में आपने देखा है, आप याद दिलाना मैं गलत हूं या वाकई आपने देखा है, मतलब मुझे कंफ्यूजन है कि शायद आपने देखा है। हेलोजन अगर मैं लिखती हूं, X2 लिख दूं, Br2, Cl2, I2, F2 मेरे से पूछे बिना कभी नहीं लिखेंगे, राइट? अभी F2 मेरे लिए आई नहीं है। इनमें से कुछ भी दे दो, बट किस में देना है आपको इसको? एक नॉन पोलर सॉल्वेंट, दैट इज CCl4। मैंने चूज किया ब्रोमीन वाटर, नॉट ब्रोमीन वाटर, सॉरी, ब्रोमीन इन CCl4, ब्राउन कलर का। ब्राउन कलर का Br2 इस पे दिया, पाई बॉन्ड ने टूटना है, दोनों कार्बन पे एक एक वैलेंसी क्रिएट होगी, दोनों पे एक एक Br, एज सिंपल एज दिस, नथिंग बिग। ब्राउन कलर डीकलराइजेस। क्यों ब्राउन कलर डीकलराइज हुआ? क्योंकि ब्रोमीन गायब हो गया, Br2 रहा नहीं, Br2 रहा नहीं तो ब्राउन कलर रहा नहीं। इसको टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको 2 टेस्ट ट्यूब दी, एक में एल्केन की सॉल्यूशन, एक में एल्कीन की, और कहा पहचानो। दोनों में Br2 विद CCl4 की 2-2 ड्रॉप्स डालेंगे ब्राउन कलर की। जिसमें ब्राउन कलर डिसअपियर हो गया उसमें पक्का एल्कीन था, जिसमें ब्राउन कलर रिटेन हुआ उसके अंदर एल्कीन ना होके एल्केन था। अब आप ये सोचो दिस, और लास्ट क्लास टेस्ट में आपसे ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है। मैं इस पे भी आती हूं, ये क्या था? पहले इस पे, अभी लास्ट क्लास में आपने ये क्वेश्चन गलत किया, तब तक एल्कीन नहीं आया था,
अब एल्कीन आ गया तो गलती के चांस और बढ़ गए। जितना कम पढ़ रहे हैं ना आप, सिलेबस जितना कम कवर होता है उतनी गलती कम होती है। सिलेबस बढ़ता जाता है तो गलती बढ़ती है। तो आपने तो कम में की है गलती, अब ज्यादा में क्या होगा उसकी झलक मैं आपको मंडे को दिखाऊंगी। तो इन गलतियों से बचिए, पहले अकेले अकेले को ढंग से करना सीखिए। Br2 दिया मैंने H न्यू के साथ, एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, जो एरो के ऊपर कंडीशन लिखी है मैकेनिज्म वो डिसाइड करता है, प्रोडक्ट वो डिसाइड करने की तरफ जाता है। रास्ता कौन सा होगा? H न्यू और Br2 आते ही कौन सी फिशन होगी? होमोलिटिक फिशन। तो जो लोग पूछ रहे थे बार बार क्वेश्चंस कैसे आएंगे, बार बार रोक रही हूं, तो क्वेश्चन की शुरुआत अब कर पा रही हूं। दो तो हुए एल्केन एल्कीन, तब मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूं तुम लोगों से क्या आता है। तो होमोलिटिक फिशन होगा, H न्यू ने तय कर दिया। होमोलिटिक फिशन होगा तो क्या बनेगा? Br फ्री रेडिकल। Br फ्री रेडिकल, फिर तो आ गया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो सिर्फ उस हिस्से को अटैक करता है जिस हिस्से पे मैं कहती हूं एल्केनिक पार्ट। अब आप लोग बता सकते हो Br फ्री रेडिकल ने डबल बॉन्ड को क्यों नहीं अटैक किया? एनी आंसर? Br फ्री रेडिकल ने एल्कीन के डबल बॉन्ड को, वो तो मैंने चिपका दी थी एक लाइन कि सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज को करते हैं। आज मैं नहीं, आज तो सबूत दे के आ रही हूं। अब मैं पूछती हूं Br फ्री रेडिकल व्हाई इट इज नॉट एबल टू अटैक डबल बॉन्ड। अब आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो, मैम ये बॉन्ड वीक था, पाई बॉन्ड के होते हुए ये सिग्मा बॉन्ड को कैसे अटैक कर सकता है? पाई बॉन्ड से ज्यादा वीक बॉन्ड कोई नहीं, अभी भी पढ़ा के आए हो। बिल्कुल सही, पाई बॉन्ड सबसे वीक है, लेकिन पाई बॉन्ड के पास कोई चीज जाके खड़ी हो कि बेटा टूट, उसके लिए उसका इलेक्ट्रोफाइल होना जरूरी है। ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये तो कभी पास लाए ही नहीं जा सकते। ले आओ नॉर्थ पोल को पास मैग्नेट के आ जाए तो नहीं आ सकता, नेचर का लॉ है। तो फ्री रेडिकल गया इसके पास, ढूंढा, यहां तो नो एंट्री, फिर इसके पास क्या बचता है? वही पुराना जो हम पढ़ के आए। अब बाकी के कार्बन के H को सब्स्टिट्यूट करेगा। नाउ माय क्वेश्चन, बाकी के कार्बन के H जो भी हैं उनको सब्स्टिट्यूट करने में मेजर कौन सा होगा? ये क्वेश्चन मैं आपसे पिछले एल्केन के पार्ट में कैटेगरिकली यही क्वेश्चन करा चुकी हूं। 4 साइट्स है, साइट नंबर 1, सॉरी साइट नंबर 1, साइट नंबर 2, साइट नंबर 3, 3 साइट्स है 1 पे। क्यों? एलाइलिक साइट बोलो। अब जिसने एलाइलिक साइट बोल दी उससे रेजोनेंस आ गया। अब मेरे को इतना पीछे नहीं जाना, विल बी गुड मेरे सामने, कोशिश यही करिए। ये वाली साइट क्या है? एलाइलिक साइट। अगर आप एलाइलिक साइट बोलते हैं तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ठीक बोला वैसे रेजोनेंस, गलत वो भी नहीं, आंसर सही आना चाहिए। ये एलाइलिक साइट है। इस एलाइलिक साइट पे अगर मैं देखूं, चाहे मैं ये ले लेती चाहे मैं ये ले लेती, एक ही बात है, दिस वन एंड दिस वन बोथ आर सेम, कहीं भी लगा दूं। ये क्वेश्चन 12th बोर्ड का है और मैंने अपनी लास्ट क्लास में जब ये टॉपिक चल रहा था तब ये कराया था, राइट? अगर Br2 को तुमने H न्यू देने के बजाय अंधेरा दे दिया, अब CCl4 लिख दिया मैंने, मान लो नहीं लिखा मर्जी मेरी, मैंने Br2 दे दिया, अंडरस्टूड है ब्रोमीन लिक्विड है, किसी ना किसी सॉल्वेंट में दूंगी, आपको डार्क ही लिखा मिलेगा 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी में, यही लिखा मिलेगा डार्क। डार्क का मतलब क्या है? लाइट नहीं दे रहे, लाइट नहीं दे रहे तो होमोलिटिक फिशन नहीं होगा, होमोलिटिक फिशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? हेट्रोलिटिक फिशन। हेट्रोलिटिक फिशन होगा तो एक Br पक्का पॉजिटिव बनेगा, एक Br पक्का नेगेटिव बनेगा। अब बनेगा फिर तो पॉजिटिव गया अटैक करने, आगे की कहानी मैकेनिज्म में जब आएगी तब बताएंगे। बट अटैक के लिए इस डार्क ने तैयार किया इसको कि Br पॉजिटिव तोड़ तो सही, बाकी पीछे पीछे नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आया। और ये दिस इज क्लास 12th बोर्ड क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, डन ऑन द बेसिस ऑफ +1, नॉट एट ऑल ऑन द बेसिस ऑफ +2। यही वो है क्वेश्चन हेडिंग जहां लिखा हुआ है रेफर टू हाइड्रोकार्बन यूनिट क्लास 11th, अपने आप करिए। तो क्लियर हुआ सबको? अब मैं लास्ट क्लास टेस्ट का क्वेश्चन दिखाती हूं। ये था आखिरी क्वेश्चन, राइट? या लोगों ने छोड़ा या गलत किया, किसी ने हो सकता है सही भी किया होगा। Br2 H न्यू, तब तक ये एल्कीन नहीं आया था। सोचो आज के टेस्ट में, और मिलेगा, मुझे पता है मैं अपना क्वेश्चन लीक कर रही हूं बट इट्स ओके, रिटेन तो होगा।
आज के टेस्ट में एक क्वेश्चन आए तो डबल कंफ्यूजन, भाई मैम ने आज बताया डबल बॉन्ड टूटता है, लेकिन डबल बॉन्ड कब टूटता है? जब अंधेरा है। एच न्यू पे डबल बॉन्ड को हाथ नहीं लगा सकते थे। एच न्यू 1 इक्विवेलेंट Br2, ये लास्ट क्लास टेस्ट क्वेश्चन है। इसमें तय है एच न्यू ने क्या करना है, रेडिकल बनाना है। चेन इनिशिएशन वाले स्टेप में रेडिकल ने कौन सी लोकेशन पे जाना है, ओनली वन लोकेशन। और आप पास्ट ईयर आज खोल के जाके देख लेना घर जाके, इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और नंबर इंटीजर टाइप में कौन सी लोकेशन पे एच सबसे जल्दी निकलेगा या सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले होगा इस रिएक्शन में, लोकेशन नंबर 1 और 8 उनका सम पूछ रखा है। सम ऑफ द लोकेशन वेयर दिस विल गो प्रेफर्ड और दिस विल हैपन प्रेफर्ड। आंसर 1 + 8 क्या होगा, 9। इस तरह के क्वेश्चन आपको काफी मिलने हैं पास्ट ईयर में, रेपिटेटिवली मिलने हैं। तो अगर आज भी आप ये क्वेश्चन, आज थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके दिया है क्वेश्चन, आज भी ये क्वेश्चन गलत करते हैं तो फिर मेरी मेहनत खराब है। और आप एडिशन ऑफ HX, जिसको हम मेजरली अगली क्लास में लेंगे, लेकिन भूमिका बना के दे रही हूं। मैंने आपको कहा जब हम HX का एडिशन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली तीनों कर रहे हैं बचे हुए, चाहे मैं HBr ले लूं, चाहे HCl ले लूं, चाहे HI ले लूं, ये तो HX ही है। चाहे मैं HCN ले लूं, वाटर लेना था तो क्या कर दिया मैंने, HOH। ऐसे ही मैंने एक और चीज लिखी थी HOX, राइट। HOX में क्या होगा, दिस। तो वो सारे एक साथ पढ़े जाते हैं। तो अगली क्लास में बहुत टाइम इस पे डेडिकेटेड होगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। बट जितना पढ़ लिया उसके बेसिस पे कुछ सवालों के जवाब या कोई कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करते हैं। जब भी आप एल्कीन पे अटैक करने की कोशिश करोगे, ये हमेशा इलेक्ट्रोफाइल से ही स्टार्ट होगा। अंडरस्टूड? इतनी देर से यही बात बैठा रही थी, तुम कुछ ही ले आओ। अभी तो मैंने और लिखे नहीं, तुम तो वो भी ले आओगे। अगर उसके पास इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा, बस। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। H से बड़ा कौन है, पॉजिटिव चार्ज मांगने वाला। कहीं भी H है, तय है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अभी ना थोड़ा अर्ली है बट बना देती हूं। X हेलोजन OH के आगे पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास के डिस्कशन में आएगा सर्टेनली। ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। गए पॉजिटिव किसके पास, पाई बॉन्ड के पास। पाई बॉन्ड को क्या करना पड़ा, अभी तक मैंने मैकेनिज्म नहीं बात करी, अभी तक सिर्फ एक बात कर रही हूं। डबल बॉन्ड टूटेगा, उसकी जगह 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ये बॉन्ड टूटा बच्चों, किसी एक साइड में H लगा दूं, कोई भी एक साइड। सोचो बच्चों, ये एरो इधर गया, पूरा बॉन्ड टूटा। पूरा बॉन्ड टूट के जहां गया वहां क्या चार्ज आया होगा, तो H किस पे जाएगा, वहीं लगाया मैंने। इस पे क्या चार्ज आया होगा, इस पे कौन गया होगा, जो भी चीज है इनमें से। तो तुम एक साथ इस वक्त कुछ भी बनाने की मेथड पे हो, चेक। अगर मैं वाटर ऐड करती तो एक साइड H और एक साइड OH लगता। अगर मैं HBr HCl HI ऐड करती तो एक साइड हेलोजन एक साइड H लगता। सिमिलर पैटर्न फॉलो करना, डिट्टो कॉपी सेम, सारे बचे हुए रिएक्शंस। तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि ये इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन है, हाँ या ना? ये भूमिका नहीं बनानी अगले साल दोबारा, और ना ही अगली क्लास में। क्या मैं कह सकती हूं एल्कीन पे एडिशन होगा, दैट टू इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल, कह सकती हूं ये बात? तो एल्कीन पे जो एडिशन हो रहा है उसके मैकेनिज्म को क्या हेडिंग देनी चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेट्स रिवाइज। एल्केन पे फ्री रेडिकल से कुछ हो रहा था, उसका पूरा नाम क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म का, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, राइट। अब एल्कीन पे क्या हो रहा है, एडिशन, दैट टू फॉर लाइफ, फॉर ऑलवेज इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल। तो उसका नाम मैं क्या दूंगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की सिर्फ एक उतनी झलकी मेरे को दिखानी है जितनी आज मैं पढ़ा चुकी हूं कार्बोकेटायन वाली। इसे आप नोट मत करना, ये नेक्स्ट क्लास की फर्स्ट स्लाइड होगी, बट इसे अभी नोट मत करना, ठीक है। आपके पास एल्कीन है एवरीवन, इसे सिर्फ आज समझ के जाइए। अगली क्लास में आने से पहले आपको पता होगा बस क्या पढ़ना है, कहां से शुरू करना है, बिल्कुल जीरो से यहीं से कराऊंगी। इसमें पाई बॉन्ड चाहे इधर जाता चाहे इधर जाता, दोनों ही जगह जा सकता था।
पिछले में तो मैंने ये गुंजाइश ही नहीं छोड़ी क्योंकि मैंने साइड में कुछ दिखाया ही नहीं, मेरे को कहीं भी एक जगह करने का मन था, मैंने कर दिया। अब यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, कहीं भी ले जा सकती हूँ पाई बॉन्ड को तोड़ के। तो ऑप्शन ए पिंक कलर से, ऑप्शन बी ब्लू कलर से, दिख रहा है सबको। अगर ये टूट के यहां जाता, मुझे सबका फोकस थोड़ी देर यहीं चाहिए, अगर ये टूट के यहां जाता तो नेगेटिव चार्ज इस पे आता बच्चों, जहां पे एरो का हेड जा रहा है, इलेक्ट्रॉन वही, और डायपोल मोमेंट में पढ़ चुके हैं टेल पे तो हमेशा पॉजिटिव होता है, टेल मींस पॉजिटिव, एरो का हेड मींस नेगेटिव। और ये किसने स्टार्ट करना था? इलेक्ट्रोफाइल ने, प्रोटॉन ने। तो प्रोटॉन किसकी तरफ जाएगा? अंडरस्टूड है, जिसकी तरफ एरो का हेड जा रहा है प्रोटॉन उसी की तरफ जाएगा। तो मैंने प्रोटॉन अलग कलर से यहां लगा दिया, दोनों में सेटलमेंट, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, हैप्पी। कार्बोकेटाइन बन गया कौन सा? प्राइमरी, जमा नहीं। अब हम ट्राई करेंगे ब्लू। अब ये फिशन नहीं जमा यार, प्राइमरी तो बहुत ही लेस स्टेबल है। अब मैं ब्लू एरो उठाऊं, ब्लू एरो में क्या हुआ? एरो का हेड किधर है? इस पे आया नेगेटिव चार्ज, ये एच लगेगा इस पे, फिर वहां लगा रखा है मैंने, क्या सोच के पता नहीं, सॉरी, एच गया इस पे। आपके कौन सा बना? ये आपकी 11th की एनसीईआरटी में दे रखा है ऐसे, तो मैंने भी बना दिया ऐसे, मैकेनिज्म स्कूल में आता है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया। फिर तो ये वाला आर्म तो माइनर में चला गया, ये वाला आर्म, ये वाली साइड मेजर की साइड चली गई, ये होगा 5-10% मुश्किल से, बाकी का 80-90% तो ये 90 या उससे ऊपर वटेवर। जैसे ही स्टेबल कार्बोकेटाइन बना, अब उस H के साथ Br नेगेटिव भी तो जिंदा था सोल्यूशन में, H प्लस Br नेगेटिव जो HBr था जिससे H प्लस टूट के आया। अब Br नेगेटिव घूम रहा है यहां पर, Br नेगेटिव घूम रहा है। अब वो क्या करेगा? इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना के 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाएगा। 1 ब्रोमोप्रोपेन इज माइनर, 2 ब्रोमोप्रोपेन इज मेजर। एक चीज देखिए जो मैंने रिच लिखा हुआ है, आज का प्लान था रिच तक तो लेके ही आना है, पैसे वाला बनाना है तुम लोगों को। मैंने बिफोर एंड आफ्टर, पहले इस बिफोर और आफ्टर को देख लो, बहुत देखा होगा बिफोर एंड आफ्टर। तो बिफोर एंड आफ्टर का कंपैरिजन देखना है, बीच के सब भूल जाओ, ये सब दोबारा होगा, नहीं समझ आया बिल्कुल भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं, अगली क्लास से पूरा लेंगे। बिफोर देख लो और आफ्टर देख लो। H कौन से कार्बन पे जुड़ा? अगर ये बीच के रास्ते ना पता होते तो H कौन से कार्बन पे जुड़ा? टर्मिनल पे, जिसके पास पहले से H ज्यादा थे, चेक कर लो, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों कार्बन में से H किसके पास गया? जो पहले से ही H में रिच था। यहां के लिए एक लाइन फेमस है किताबों में, सब बुक्स में, रिच बिकम्स रिचर। जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा है, अक्सर जनरली, बस इसी जनरली में जान निकलनी है, जनरली आ गए तो फिर तो कोई ऐसे भी केस होंगे जहां ये नहीं हो रहा होगा। कार्बोकेटाइन है, शिफ्ट मारेगा भाई, शिफ्ट आएगी, ठीक है। सो जनरली आप अगर देखोगे रिच, ये वाली चीज जो बनी, रिच बिकम्स रिचर। रिच बिकम्स रिचर को पहली बार पढ़ने, बताने, समझाने वाले थे मार्कोनिकोव। तो सेटजेफ और हॉफमैन की लाइन अलग, ये अलग। साइंटिस्ट मार्कोनिकोव। इस प्रोडक्ट को उनका नाम दे दिया गया, जैसे एक प्रोडक्ट को सेटजेफ का नाम दे दिया, एक प्रोडक्ट को हॉफमैन का नाम दे दिया, टू रिस्पेक्ट साइंटिस्ट। अब इनके नाम पे स्टैम्प तो निकाल नहीं सकते थे, सिक्का निकाल नहीं सकते थे, तो क्या करें, इनके नाम पे प्रोडक्ट डिसाइड कर दिए गए। तो मार्कोनिकोव इसको कहते हैं। जिसमें रिच बिकम्स रिचर फॉलो नहीं हुआ उसको कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव। नेक्स्ट क्लास यहां से स्टार्ट होगी।